Hello students, I am Mr. Suman Kumar and I welcome you all on your beautiful channel The Alpha Physics Classes. Students, today I am present in front of you all to teach you the numerical parts of class 10th physics. Actually students, अभी तक हम लोगों ने क्लास 10 में जो भी चीज़ पढ़े हैं उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट को डील किया है और न्यूमेरिकल पार्ट जो हमारे हैं वो बाकी है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे न्यूमेरिकल पार्ट्स बाकी है, जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है उसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल पार्ट्स हमारे बाकी है, जो फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मूला से सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग फिजिक्स के अंदर दो पार्ट पढ़ते हैं। एक तो होता है उसका थ्योरेटिकल पार्ट और दूसरा होता है उसका न्यूमेरिकल पार्ट्स। तो बच्चे, थ्योरेटिकल पार्ट्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? थ्योरेटिकल पार्ट्स में हम लोग किसी चीज़ को समझते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है हमारे पास। ये मार्कर को अगर हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो ये मार्कर नीचे की ओर गिर जाएगा। ठीक है, तो अब हमें समझना है भाई कि ये मार्कर जो है ये नीचे की ओर क्यों गिरा। तो यही समझना जो है हमारा एक थ्योरेटिकल पार्ट है। क्यों गिरा, इसका आंसर यही है कि ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये गिरा। तो ये हमारा एक थ्योरेटिकल पार्ट है कि हम किसी फिनोमेना को समझते हैं कि वो क्यों हुआ, यानी कि यहाँ पर हमें आंसर मिलता है सिर्फ क्यों का, कि कोई फिनोमेना, कोई घटना जो है वो क्यों हुआ, क्यों घटा वो। ये होता है हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ये मार्कर को जब मैं यहाँ से ड्रॉप किया तो ये मार्कर नीचे की ओर गिर गया इससे। तब हमें यहाँ पर पता करना है कि भाई ये मार्कर क्यों गिरा, इस चीज को समझना है। तो इसका एक ही सिंपल आंसर है, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये गिरा। अब इसके अंदर हमको रीजन ये भी खोजना है कि भाई ये ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे कारण क्या है, कैसे कैसे लग रहा है। ये सब सारे चीज जो हम समझते हैं ये होता है एक थ्योरेटिकल पार्ट। और न्यूमेरिकल पार्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर यहाँ से अगर हम इसको ड्रॉप किए ये गिरा। अब हमें पता करना है कि ये मार्कर जो गिरा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो फोर्स कितना अमाउंट पे इस पे लग रहा है, वो फोर्स कितना अमाउंट पे इस मार्कर पे लग रहा है। हमें वहां पर इस फोर्स का अमाउंट पता करना है, कितना मात्रा में वो लग रहा है इस मार्कर पे, ताकि वो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जिस वजह से ये नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर गिर रहा है, पृथ्वी कितना इस पे लगा रहा है। ये होता है हमारा न्यूमेरिकल पार्ट, जिसमें हम पता करते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में अगर कुछ हो रहा है, कोई फिनोमेना हो रहा है, तो आखिर कितना अमाउंट में वहां पर क्या चीज लग रहा है, वहां पर हम एक साइज पता करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा न्यूमेरिकल पार्ट। तो हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ ही चुके हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है। ये सब सारी चीज हम लोगों ने पढ़ चुका है अपने थ्योरेटिकल पार्ट में, जिनमें हमने इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझा है। अब हमें क्या करना है, इसी थ्योरेटिकल पार्ट का कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही यहां पर अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। यही होता है हमारा न्यूमेरिकल पार्ट्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, अभी तक जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, हमारा जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा है चार्ज को। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है इसके अंदर हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर और क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट ये पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ को पढ़ा। इसी ओम्स लॉ के अंदर हम लोगों ने रेजिस्टेंस को भी पढ़ा था। इसी ओम्स लॉ के अंदर हम लोगों ने रेजिस्टेंस भी पढ़ा। और इसी ओम्स लॉ के अंदर हम लोगों ने और भी क्या पढ़ा, रेजिस्टिविटी भी पढ़ा, रेजिस्टिविटी। ये सब सारे चीज जो है हम
अपने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ चुके हैं। किस पार्ट में पढ़े हैं? थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोगों ने इसको पढ़ा है। थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोगों ने कैसे पढ़ा है इसको? हम लोगों ने सिर्फ समझा है इसको कि व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। हम लोगों ने इन सभी चीजों को समझा है। जो भी यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो उस फिजिक्स के अंदर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि चार्ज है, चार्ज को भी हम मेजर करते हैं कूलाम में। पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको भी मेजर करते हैं वोल्ट में। इलेक्ट्रिक करंट है, इसको भी मेजर करते हैं एम्पियर में। ओम्स लॉ है, ये तो एक लॉ है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी पढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस को भी मेजर करते हैं हम लोग ओम में, रेजिस्टिविटी को भी मेजर करते हैं ओम मीटर में या ओम सेंटीमीटर में। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनको हम लोगों ने अपने थ्योरेटिकल पार्ट में क्या किया है? एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज इन दिस चैप्टर। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल पार्ट का, उसको सोल्व करेंगे। सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट सोल्व करेंगे। जब आप न्यूमेरिकल पार्ट सोल्व करेंगे तो जितना ज्यादा आप सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट, उतना आपका फिजिक्स में न्यूमेरिकल अच्छे होंगे, आपका प्रैक्टिस होगा। तो हम हर तरह का क्वेश्चन आपको करवाएंगे। इसमें आप इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो चलिए बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं इस चीज को। सबसे पहले तो हम जब न्यूमेरिकल बनाते हैं फिजिक्स में तो हमें फॉर्मूला आना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। तो जितने भी चीज यहाँ पर हमने अभी तक पढ़ा है अपने थ्योरेटिकल पार्ट में, जैसे चार्ज को पढ़ा है, तो भाई चार्ज को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? जब हम लोग चार्ज पढ़ रहे थे तो उसमें चार्ज का एक प्रॉपर्टी था जो मैंने आप लोगों को बताया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। यहां से हम चार्ज पता कर सकते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज एक्यूमुलेट है, कोई बॉडी कितना अमाउंट में चार्ज है, या वो पॉजिटिव हो, यहाँ पॉजिटिव साइन दिया हुआ है। कोई बॉडी क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो निगेटिव चार्ज होगा। तो कोई बॉडी पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव या निगेटिव, हम यहां से पता करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया चार्ज पता करने का। चलिए ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमको। पता ही है आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो लुक अहेड। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें पता करना है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। V इज इक्वल टू W/Q। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। यहां से एक फॉर्मूला हो गया, ये दो फॉर्मूला हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब इलेक्ट्रिक करंट हमें पता करना है भाई। तो करंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q/T। I फॉर करंट, Q फॉर चार्ज, मूविंग चार्ज जो मूव कर रहा होता है कंडक्टर के अंदर, और टाइम, T फॉर टाइम, यानी कितने टाइम तक चार्ज मूव किया है किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से होकर के, ये होता है। अब ओम्स लॉ है, ये तो भाई एक लॉ है। ओम्स लॉ एक लॉ है जहां से हमें एक फॉर्मूला मिलता है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। जैसे मैं आपको यहां लिख करके बता देता हूं, जैसे कि R इज इक्वल टू V/I, या हम यहां पर लिखते हैं V इज इक्वल टू IR। यहां से हमें एक फॉर्मूला मिलता है ओम्स लॉ से, जिस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? क्या सब निकाल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, करंट भी निकाल सकते हैं और रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इनमें तीन क्वांटिटी इन्वॉल्व है, एक तो वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा करंट और तीसरा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी में से कोई अगर दो हमें पता हो जाए तो तीसरा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है ओम्स लॉ से। अब दूसरा फॉर्मूला और भी आता है ओम्स लॉ से, जो रेजिस्टिविटी होता है, जो मटेरियल है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी क्या है? मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो यहां से हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होता है, इस तरह से रॉ लिखते हैं, रो फॉर रेजिस्टिविटी,
रेजिस्टिविटी निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है बच्चे, आर ए बाय एल। आर ए बाय एल। आर क्या है, रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का, ए क्या है उसका थिकनेस है, और एल क्या है, लेंथ है उस कंडक्टर का। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी है। यहां से भी आप रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, यहां से भी आप रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला से। तो रेजिस्टेंस पता करने के लिए क्या लिखेंगे, रॉ एल बाय ए, इस तरह से। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला यहां पर आपको दिखने को मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ये प्योर फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, ओरिजिनल फॉर्मूला है ये। कैसे, देखो बच्चे, रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंडक्टर का, वो डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल पे। जैसे ये कि वो किस मटेरियल से बना हुआ है, मैंने बता चुका। मटेरियल क्या होता है मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से इसको बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर तो आप उसको देखिए पहले। तो किसी भी सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे, कि वो सब्सटेंस किस चीज से बना हुआ है, किस प्रकार के मटेरियल से बना हुआ है। आखिर उस मटेरियल की एबिलिटी क्या है कि अपने से फ्लो होने वाले चार्ज को कितना वो अपोज कर रहा है। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्ट करने की एबिलिटी, ability of a material to resist the charge flowing through that is called resistivity and length। अब लेंथ क्या है कंडक्टर का, जैसे कि आपको पता ही है, ज्यादा लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, थिकनेस की बात करते हैं। थिकनेस जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होता है। तो प्योर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इन सब चीजों पे, मटेरियल के प्रॉपर्टी पे, लेंथ पे एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये प्योर फॉर्मूला है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो हमारे पास टोटल कितने फॉर्मूला हो गए यहाँ पर, ये तो हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, उसके बाद हो गया हमारे पास ये हो गया एक 4, एक ये हो गया 5, यानी कि 5 फॉर्मूला आपके पास है। इसी तरह से, इसी से ये आया है, रेजिस्टेंस यहीं से निकाल के रखे हैं यहाँ पे, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास जो है 5 फॉर्मूला है। कितने फॉर्मूला है, 5 फॉर्मूला है। इन्हीं पांचों फॉर्मूला से क्या होगा, अभी तक हमने जो पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, जितना भी हमने पढ़ा है, रेजिस्टिविटी तक हमने पढ़ा है, अभी उससे आगे हमने पढ़ा नहीं है। तो रेजिस्टिविटी तक जो आपने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर क्लास 10 में इलेक्ट्रिसिटी में, बस इतने ही फॉर्मूला है आपके पास, इसी से क्वेश्चन बनेंगे वहां तक। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की काम करते हैं। ओके बच्चे, students, listen to me minutely whatever I am going to explain you. If you will not listen to me carefully, then you will not understand the concept of physics. So try to listen to me minutely। ध्यान से आप सुनिए और समझिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम एक सबसे पहले देखिए यहां पर हम एक फॉर्मूला पर लिख देते हैं, Q इज इक्वल टू होता है NE। ठीक है, ये तो आपको पता है। यहां से हम चार्ज पता कर लेंगे। सबसे पहले हम इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाते हैं कि इस फॉर्मूला से अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन कैसा दिखेगा, ताकि हम ये फॉर्मूला से बना लेंगे। यहां पर ये भी आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में आपको पढ़ करके समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। इस फॉर्मूला से जो बेस्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन कैसा दिखेगा आपको। ठीक है, इस फॉर्मूला से जो बेस्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन कैसा दिखने में होगा, सुंदर होगा या खराब होगा, है ना। चलिए इसको देखते हैं पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge लिख दिया हमने, क्वेश्चन लिख दिया हमने। देखो अब ये क्वेश्चन, इस फॉर्मूला से जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा दिखेगा वो देखिए यहाँ पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 coulomb ऑफ चार्ज। कहता है 1 coulomb चार्ज में
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हमको ये बताइए। एक कूलाम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये पता कीजिए। एक कूलाम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यहां पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है। देखिए फॉर्मूला के अंदर n लिखा हुआ, ये n क्या है, यही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये q क्या है, q है चार्ज, जो आपको ऑलरेडी यहां पर 1 कूलाम दे रखा है, ठीक है। और ये E क्या है, ये E है एलिमेंट्री चार्ज, यानी यूनिवर्स का सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पर पाए जाने वाले, ठीक है, ये होता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूला से बेस्ड है, यानी कि आपको यहां पर देखिए दिया हुआ चार्ज Q भी दिया हुआ ये, उसके बाद आपको E भी आपको दे करके रखा है। E आपको पता होना चाहिए पहले से कि कितना होता है। तो सबसे पहले यहां पर लिखिए जो आपको दिया गया है, गिवन क्या दिया गया है, Q इक्वल टू कितना दिया गया है 1 कूलाम। E का मतलब कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, ये उसका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब आपको पता करना है यहां पर n इक्वल टू व्हाट, ये पता करना है। तो चलिए अब इसको लगा देते हैं यहां पे। as we know that Q is equal to NE, तो Q इक्वल टू कितना है आपके पास 1 है, रख दीजिए 1, इक्वल टू N कितना है आपके पास, तो N तो आपको पता करना है, N पता करना है। E का वैल्यू कितना है आपके पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये है आपके पास। अब आपको क्या करना है n पता करना है, तो n को छोड़ दीजिए उस साइड, इसको ले आइए इस साइड, तो 1 बाय कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इक्वल टू n। अब देखिए यहां से n का वैल्यू हमें निकल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है यहां से। तो चलिए अब इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है 1.6, तो यहां से ऐसा करते हैं ना, पॉइंट को यहां हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा यहां पर 10/16 इनटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 19। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे लेके चले जाते हैं, ये हो गया 10/16 इनटू, ये पावर यहाँ निगेटिव है ऊपर, ये पावर यहाँ निगेटिव है, इसको जैसे ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा इनटू 10 टू द पावर 19, ठीक। अब आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे आप 10 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 18, ऐसे लिख सकते हैं ना आप। इसको स्प्लिट कर दीजिए, जैसे कि बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होता है, तो 18 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको स्प्लिट इसलिए कर दिए क्योंकि यहाँ पर 10 को हमें 100 बनाना था, ये छोटा दिख रहा है 16 से, तो बड़ा दिखेगा तो नीचे वाले से वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐसा किया है, ठीक है। और नीचे में क्या है आपके पास, तो वही है 16 तो है ही नीचे में, तो पावर तो यहाँ 1 है भाई, तो 10 कितना हो जाएगा 100/16 इंटू 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। अब जब 16 से आप 100 को डिवाइड कर देते हैं तो लगभग आपको आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास जो फाइनली जो वैल्यू आ रहे हैं वो आए n इज इक्वल टू कितना 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 1 कूलाम चार्ज में। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 1 कूलाम चार्ज में, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन को देखता हूं। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम इसी फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको और भी करवाता हूं, बहुत ही आसान तरीके से मैं करवाता हूं आपको। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं इसी फॉर्मूला से बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं, ताकि आपको अगर क्वेश्चन ऐसा कहीं मिले तो आप उसको बना सके। ठीक है, तो चलिए अब बताते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं बनाने के लिए, आप इसको बनाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं बनाने के लिए। जैसे कि आपको यहां पता करना है, चार्ज पता करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज in coulomb. Calculate the amount of charge in coulomb if 10 electrons flows through any cross section of conductor in 5 सेकेंड। चलिए, ये हो गया आपके पास इन 5 सेकेंड। अब आपको यहां पर क्या करना है, चार्ज पता करना है। ठीक है, इन 5 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज इन कूलम्ब इफ 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 5 सेकेंड। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पहले पढ़ें और उसके बाद आप इसको बनाएं। ठीक है, बन जाएगा। चलिए, पढ़ लिए आप। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहां से कैसे बनेगा, ये क्या कहता है इसमें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज इन कूलम्ब इफ 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 5 सेकेंड। देखो, जैसे कि मान लो कि एक कंडक्टर है ये। ठीक है, ये एक कंडक्टर है। इस तरह से कोई एक वायर है और इस वायर का ये कोई भी एक क्रॉस सेक्शन है ये। ठीक है, ये कोई भी इसका क्रॉस सेक्शन है, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं 5 सेकेंड में। यानी कि 5 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन यहां से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यहां पर क्वेश्चन में सिर्फ यही कहा जा रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन जब इस क्रॉस सेक्शन से यहां 5 सेकंड में पास कर रहे हैं, तो 5 सेकंड में यहां से कितना चार्ज पास किया, 5 सेकंड में कितना चार्ज पास किया, ये आपको पता करना। फिर से आप इस क्वेश्चन को समझो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज इन कूलम्ब इफ 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 5 सेकेंड। ये एक वायर है, इस वायर के या ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है जहां से इलेक्ट्रॉन पास कर रहा होता। तो 5 सेकंड में इस गेट से होकर के 5 सेकंड में इस गेट से होकर के 10 इलेक्ट्रॉन चला गया आगे, तो कितना चार्ज आगे गया, यही तो आपको बताना है। सिंपल तरीके से आप समझो। जैसे कि मान लो कि इस रूम में जो हम खड़े हैं, तो हमारे जैसे इस रूम के अंदर 10 आदमी खड़े हैं जिसका नाम हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, एक लाइन में खड़े हैं 10 आदमी हमारे जैसे जिसका नाम हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और यहाँ ये गेट है। अब सब मूव करना स्टार्ट किया और इस गेट को, इस 10 आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, 5 सेकेंड। ठीक है, तो कितना चार्ज पास कर गया, कितना चार्ज पास कर गया। तो आप इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, और विदाउट फार्मूला भी अगर आपको मैथ आता है तो बना सकते हैं। विदाउट फार्मूला कैसे बना सकते हैं, आपको पता है। देखो,
एक इलेक्ट्रॉन अगर पास कर रहा है तो कितना कूलम्ब चार्ज पास कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चे? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। अगर एक इलेक्ट्रॉन पास किया तो चार्ज को अगर हम कूलम्ब में लिखेंगे तो इतना कूलम्ब लिखेंगे। अगर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन पास किया तो चार्ज को अगर हम कूलम्ब में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यानी कि 16 5 जा कितना हो जाएगा? 80। यहाँ पे लगा दो 0। 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। इतना कूलम्ब चार्ज पास कर गया 5 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से होकर के। यही तो पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, Q इज इक्वल टू, आपको तो पता ही करना है, यही नहीं पता करना था। Q इज इक्वल टू क्या होता है? Ne। ठीक है, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दे करके रखा है? यहाँ पे 10 रखा है। अब यहाँ पर E क्या है? E का मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 10 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी ना यहाँ पे, हम तो 5 ही लिखे थे यहाँ पे। चलिए 10 लिख दीजिए। 10 लिख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन में 10 हो जाएगा, 16 धन 160, ये हो जाएगा, यहाँ पॉइंट आएगा। तब टोटल चार्ज आएंगे आपके पास 16.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। चलिए अब यहाँ पे 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 10 जा कितना होता है? 160 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 1 डिजिट पीछे पॉइंट है, यहाँ लगा दीजिए पॉइंट। ये हो गया 16.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। टोटल चार्ज यही फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से 5 सेकंड में। ठीक है, 5 सेकंड में। तो यही मेरा क्वेश्चन का मॉडल है। इसी टाइप का क्वेश्चन इस फॉर्मूला से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं और कुछ नहीं पूछा जाएगा इससे बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अगर चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं और फिर बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर फॉर्मूला से मैं आपको एक एक दो दो क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, उसके बाद फिर आप खुद से बना करके अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चंस आते हैं जैसे, अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड, इस फॉर्मूले से। इससे तो हमने क्वेश्चन कर लिया, 2 क्वेश्चन किया। अब इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यह है पोटेंशियल डिफरेंस, यह है वर्क डन, यह है चार्ज मूव्ड, जो चार्ज मूवमेंट में आता है। ठीक है, उसी का अमाउंट है ये। तो ये जो फॉर्मूला है, अब इससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे कि भाई इस फॉर्मूला से जो क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन का मॉडल कैसा हो सकता है, वो क्वेश्चन कैसा हमें दिखने में लगेगा। तो चलिए हम अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है हमारे पास कैसे हो सकते हैं उसको सॉल्व करते हैं। जैसे इससे जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो इस तरह से पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा इफ 2 coulomb of charge, if 2 coulomb of charge is moved, if 2 coulomb of charge is moved through a potential difference of 5 volt, if 2 coulomb of charge is moved through a potential difference of 5 volt,
कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। आपको ये पता करना है, ये क्वेश्चन है। क्या कहता है इस क्वेश्चन में? इफ 2 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट, कैलकुलेट वर्क डन। आपको वर्क डन पता करना है कि 2 कूलम चार्ज को 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से होकर करके मूव करने में कितना वर्क डन किया जा रहा है, कितना वर्क किया जा रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे मान लो कि ये एक बल्ब है, ये ठीक है, और ये बल्ब एक सेल से कनेक्टेड है, कुछ इस तरह से ये कनेक्टेड है, और ये सेल का जो 2 एंड पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहां से लेकर के यहां तक चार्ज कितने मूव कर रहे हैं? चार्ज आपके मूव कर रहे हैं 2 कूलम, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी है, वो कितना है आपके पास? 5 वोल्ट है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको बताना है कि यहां से यहां तक इस 2 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए जो भी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कनेक्ट है, जो बैटरी है, वो कितना वर्क कर रहा है इस चार्ज के ऊपर, 2 कूलम चार्ज के ऊपर ये बैटरी जो है कितना वर्क कर रहा है। जब उस बैटरी का कैपेसिटी ये है, बैटरी के पास इतना क्षमता है काम करने का, ये उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बैटरी कितना वर्क यहाँ करेगा इस 2 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपके पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपके पास V है, यही तो V है 5 वोल्ट। उसके बाद आपके पास चार्ज भी दिया हुआ है, ये देखिए 2 कूलम चार्ज है, ये चार्ज का वैल्यू है, आपको W निकालना है, तो आप निकाल लीजिए यहाँ पे। वी नो दैट V इज इक्वल टू W/Q। तो वर्क निकालना है आपको, भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 5 वोल्ट, लिख लीजिए यहाँ पे 5। उसके बाद वर्क निकालना है, चार्ज कितना दिया हुआ? 2 कूलम, तो 2 लिख दीजिए यहाँ पे, नहीं कुछ नीचे में 1 लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, W इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 2 या 10, तो वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। तो वर्क निकल गया हमें 10 जूल। ठीक है, यानी बैटरी जो है 2 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क करेगा, कितना एनर्जी एक्सपेंड करेगा, कितना एनर्जी यूज करेगा? 10 जूल एनर्जी वो अपना यूज करेगा, यानी 10 जूल वर्क करेगा वो 2 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए। ठीक है, यही हमें यहां पता करना है। इस टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं उससे क्वेश्चन का मॉडल इसी टाइप का कुछ होता है। अब इसी टाइप का कुछ होता है, मतलब इस फॉर्मूले के अंदर आपके पास 3 चीज दिए हुए हैं, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस है, दूसरा वर्क डन है, तीसरा चार्ज है। ठीक है, तो इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी में से अगर कोई भी 2 आपको दे रखा हो, तो तीसरा आप इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, और क्वेश्चन जो होंगे वो इसी फॉर्मूला से बेस्ड होंगे, इसी फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन होंगे। किसी क्वेश्चन में आपको वर्क दे करके रखेगा, चार्ज दे करके रखेगा, कहेगा भी पता करो। किसी क्वेश्चन में आपको भी दे करके रखेगा, वर्क दे करके रखेगा, बोलेगा चार्ज पता करो। तो इसी टाइप का मॉडल होगा इसके अंदर, और कुछ नहीं होगा। ठीक है बच्चे, तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। अब चलिए बच्चे, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं बच्चे। इस फॉर्मूला से रिलेटेड, जैसे कि आपके पास एक फॉर्मूला हमने दिया था, I इज इक्वल टू Q/T, I इज इक्वल टू Q/T। तो चलिए इस फॉर्मूला से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आखिर उसका मॉडल कैसा होगा, वो क्वेश्चन दिखेगा कैसे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन यहां हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब आपसे यहां पर क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, सो देखिए हमें करंट निकालना है। इस फॉर्मूला में देखिए 3 चीज इन्वॉल्व है, 3 फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है। एक तो करंट है, एक चार्ज है, और एक टाइम है।
इन तीनों में से अगर कोई दो अगर आपको दे करके रखा है तो तीसरा आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, एक ही फॉर्मूला से जो है अलग अलग मॉडल के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो अलग अलग मॉडल के बनेंगे, लेकिन उसके अंदर इन्हीं तीनों में से कोई दिया हुआ रहेगा, इन्हीं तीनों में से कोई दो क्वांटिटी गिवन होंगे। तो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं पहला आपको करंट निकालने के लिए अगर मैं बताऊं तो ये दो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मिलेगा। जैसे क्वेश्चन में ये है, इफ 5 कूलम ऑफ चार्ज, इफ 5 कूलम ऑफ चार्ज flows through any area of cross section, through any area of cross section of conductor in 2 seconds, in 2 seconds, find electric current flowing through that conductor, through that conductor। देखिए कितना मतलब सिंपल है ये। देखो बच्चे, पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लो। If 5 coulomb of charge flows through any area of cross section of conductor in 2 seconds, find electric current flowing through that conductor। कहता है कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से होकर के अगर 2 सेकंड में 5 कूलम चार्ज पास कर रहा है तो आखिर उस कंडक्टर के अंदर कितना करंट होगा। उस कंडक्टर के किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे अगर हम चेक करें तो कितना करंट हमको देखने को मिलेगा। जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो है एक कोई पॉइंट कंसीडर कर लो, इस कंडक्टर के ऊपर कोई पॉइंट कंसीडर कर लो, कोई पॉइंट। जैसे कि मान लिया हमने कि ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से हो करके, इस पॉइंट से हो करके 2 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज पास कर रहा है? 5 कूलम चार्ज। तो अब कहता है कि भाई इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करंट कितना होगा, इसी पर कितना करंट होगा। जिस पॉइंट से, इस कंडक्टर के जिस पॉइंट से होकर के 2 सेकेंड में 5 कूलम चार्ज आ रहा है, उस पॉइंट पे करंट कितना होगा। जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो करंट कितना होगा। तो करंट का डिफिनेशन क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी हमको यहां पता करना है कि किसी भी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से होकर के 1 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज पास कर जा रहा है। जो भी पास कर रहा होगा 1 सेकेंड में चार्ज का अमाउंट किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से होकर के वो इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो हम यहां फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हैं। देखो कैसे होता है। जैसे ये कंडक्टर है, बना लेते हैं पिक्चर। ये एक कंडक्टर है, ये इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 2 सेकंड में कितना कूलम चार्ज पास कर रहे हैं बच्चे? 5 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं। तो हमें पता करना है यूनिट टाइम में कितना कूलम चार्ज। 2 सेकंड में अगर यहां से 5 कूलम जा रहा होगा तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 सेकंड में तो कम ही जाएगा। तो हमें पता करना है कि 1 सेकंड में कितना गया। 1 सेकंड में जितना भी चार्ज गया इस क्रॉस सेक्शन से होकर के आगे, वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक करंट होगा। इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे कंडक्टर के अंदर उतना ही करंट होगा, किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जितना यहां होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसको। यूनिटरी मेथड से भी हम बना सकते हैं इसको। जैसे आप ऐसे लिखेंगे, भाई 2 सेकंड में कितना कूलम चार्ज पास किया? 5 कूलम चार्ज पास किया। तो 1 सेकंड में कितना किया होगा? 5 कूलम, अब 2 कूलम, यही नहीं करेगा। अगर 2 सेकंड में 5 कूलम चार्ज पास किया तो 1 सेकंड में कितना करेगा? 5 कूलम बाय 2 कूलम, डिवाइड कर देंगे उसको तो कितना हो जाएगा? 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2.5 कूलम
पर सेकेंड, यानी इसको लिख सकते हैं 2.5 कूलम पर सेकेंड को लिखा जाता है एम्पियर। यही तो करंट निकला। विदाउट फॉर्मूला देखो हमने इसको बना लिया। क्यों बना लिया विदाउट फॉर्मूला? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था पहले कि करंट होता क्या है। इसीलिए बोलते हैं बच्चे कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना आपको, तो फॉर्मूला अगर याद नहीं भी है तो भी आप फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स मैथ के हेल्प से आगे बढ़ता है। और जब कॉन्सेप्ट समझते हैं तो मैथमेटिकल टर्म को जरूर वहां पर इन्वॉल्व करते हैं, तो आप उस चीज को समझने की कोशिश करो। अब फॉर्मूला से बनाओगे आप, करंट निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। यहां पर जो आपको मालूम है पहले उसको लिख लो। क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है Q इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? 5 कूलम। और टाइम आपको ऑलरेडी दिया हुआ 2 सेकेंड। ठीक है, ये 2 सेकेंड टाइम भी दिया हुआ। आई निकालना है तो Q/T लगा दो, तो Q हो गया 5 कूलम, 5 लिखो, और T का वैल्यू 2 है, तो 5 को 2 से डिवाइड करोगे 2.5, और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, 2.5 एम्पियर। सिंपल सी चीज है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आपको पूछे जाएंगे। इसी टाइप से कहने का मतलब है कि यहाँ पर तो आपको चार्ज दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, तो आपने करंट को निकाला। कहीं पे आपको चार्ज दिए रहेंगे, करंट दिए रहेंगे, कहेगा टाइम निकालो। तो क्वेश्चन को पढ़ के ये समझना है कि भाई क्वेश्चन में हमें दिया गया क्या है और क्या फाइंड करना है, तो इसी फॉर्मूले से आप उसको फाइंड करोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की ओर मूव करते हैं। ओके बच्चे, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? अब हमारे पास जो है नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? करंट के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? करंट के बाद हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ, है ना, जिसमें यह बताया गया था कि करंट में और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है। और उस रिलेशन से जो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल करके आए थे, सुनो बच्चे ध्यान से सुनो, जब हम लोग करंट पढ़ करके आगे निकल गए थे इस चैप्टर के अंदर, तो आगे हमें मिला था अपने जर्नी में ओम्स लॉ। जिस ओम्स लॉ में जॉर्ज साइमन ओम ने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन को बताए थे, जिनमें उन्होंने ये बताए थे कि ये जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी वोल्टेज का। अगर हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो करंट वहां पर बढ़ जाता है। तो इस रिलेशन से हमें जो फॉर्मूला निकल करके आए थे, इस रिलेशन को जब हमने फॉर्मुलेट किया था तो वहां एक फॉर्मूला बना था हमारे पास कि V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ से आया था। ठीक है, अब इस फॉर्मूला से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कैसे क्वेश्चन का मॉडल होगा वो हम देख लेते हैं कि भाई इस फॉर्मूला से रिलेटेड जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो कैसे हम उसको बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। जैसे देखो कैसे होता है ये, इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन हम लेते हैं इस फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला के अंदर भी हमें देखिए, इस फॉर्मूला के अंदर भी हमें 3 चीज देखने को मिल रहा है। ये 3 चीज क्या है? वो चीज क्या है? वही तो फिजिकल क्वांटिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है और रेजिस्टेंस है। इन तीनों में से कोई भी अगर हमें 2 पता हो तो थर्ड जो है हम बहुत इजीली पता कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इस फॉर्मूला से बेस्ट। इस फॉर्मूला से बेस्ट क्वेश्चन किस तरह के दिखते हैं वो आपको मैं दिखाता हूं यहां पे। तो देखिए बच्चे, कहता है ए हीटर, जो घर में एक इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना, रूम हीटर भी होता है, खाना बनाने वाला भी हीटर होता है, उसी हीटर की हम बात कर रहे हैं यहां पे। कहता है ए हीटर ऑफ रेजिस्टेंस, और हीटर ऑफ रेजिस्टेंस, ए हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohm, 50 ohm is connected to 220 volts, 220 volts। ठीक है, how much
current, how much current will this heater draw? Will this heater draw? देखिए यहां पे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसी फॉर्मूला से बेस्ट क्वेश्चन है। कैसे सर बेस्ट है, कैसे पता करेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आया है तो हम ये फॉर्मूला लगा दें? तो देखो बच्चे क्या कहता है, ए हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कनेक्टेड टू दिस वोल्ट, हाउ मच करंट विल दिस हीटर ड्रॉ? तो कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बनेगा? तो देखो इस फॉर्मूला में ये रेजिस्टेंस भी आपको दे करके रखा है, उसके बाद वोल्टेज दे करके रखा है, करंट आपको पता करना है। तो किस फॉर्मूला में ये तीनों चीज मिल जाएंगे हमें? इसी फॉर्मूला के अंदर तो मिलेगा। वोल्टेज भी मिल रहा है, करंट भी मिल रहा है, रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। तो हमें देखना है कि ये जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्मूला पे सेट होगा, किस फॉर्मूला के अंदर ये सारी चीजें हमें मिलेगा जो इस क्वेश्चन में दे करके रखा है, और जो निकालना भी है वो भी उस फॉर्मूला के अंदर होना चाहिए। करंट निकालना है तो करंट भी है, जो दिया गया है वो भी है इसके अंदर। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला का यूज कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, सबसे पहले जो आपको मालूम है जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है ना, उसको आप पहले लिख लीजिए। ए हीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर आपको दे करके रखा है, कितना? 50 ओम दे करके रखा है इस तरह से, ठीक। उसके बाद दे करके रखा आपको वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। अब क्या निकालना है हमको? करंट, आई निकालना है आपको। आई इज इक्वल टू वॉट? टू बी कैलकुलेटेड, टू बी कैलकुलेटेड, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए अब यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको यहां से सॉल्व करते हैं बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से नहीं आया है बच्चे, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू आई आर, यही तो ओम्स लॉ है हमारा। तो वोल्टेज कितना दे करके रखा है यहाँ पे? लिखो यहाँ पे 220, चूंकि ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज के नीचे इसको रख दीजिए 220। और करंट कितना दे करके रखा है हमें नहीं निकालना है करंट, तो आई लिखिए, आर है यहाँ पे इंटू करके आर लिखिए। आर कितना है? 50 है हमारे पास, तो 50 यहाँ पे लिख दीजिए। अब जो है आप इसको लिख सकते हैं 220/50 इक्वल टू आई, यही तो निकल गया करंट। काट दीजिए इसको। अब 22 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 5 चौक के 20 होगा, फिर हो जाएगा यहाँ पर कितना? 0.4, यही ना आएगा जी? 22, 5 चौक के 20, 2.0, 5 चौक के 20। चलिए आई इज इक्वल टू कितना निकल गया आपको? देयरफॉर आई इज इक्वल टू 4.4, और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, लिख दीजिए एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको इस फॉर्मूले से मिलेंगे जो मैंने आपको बताया है। मैं तो सिर्फ आपको एक ही मॉडल बताया है क्वेश्चन का, जिसके अंदर हमने वोल्टेज और रेजिस्टेंस को लेकर के रखा है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको वोल्टेज करंट दे करके रखेगा, बोलेगा रेजिस्टेंस पता करो, ठीक है। रेजिस्टेंस और करंट दे करके रखेगा, बोलेगा वोल्टेज पता करो। तो बस इसी फॉर्मूला का यूज कर लेना है। बस क्वेश्चन में सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, वोल्टेज के जगह पे 4 करंट आ जाएगा, रेजिस्टेंस के जगह पे जो है वोल्टेज आ जाएगा। बस बाकी फॉर्मूला सेम ही आपको यूज करना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है। ओके, अब है बच्चे एक क्वेश्चन मैं आपसे और बनवाता हूं, जिसमें मैं आपको इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं, इसी फॉर्मूला से बेस्ड, जिसमें आपको रेजिस्टेंस पता करना है। तो चलिए लिखते हैं। इसी फॉर्मूला से बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन। अब इसमें क्या कहता है बच्चे? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। बहुत ही सिंपल है, आप खुद भी बना सकते हैं। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर calculate the resistance of a conductor if
if the current flowing if the current flowing through it how many ampere through it is 0.2 ampere when the applied potential difference is how much volt 0.8 वोल्ट। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूला के अंदर 3 फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, तो इन तीनों में से कोई 2 आपको दे रखेगा तो तीसरा आप फाइंड कर लेंगे। सेम चीज यहां पर फिर से रिपीट हो गया। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.2 एम्पियर व्हेन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या आपको मालूम है इसके अंदर तो आपको मालूम दिख रहा है ऑफ अ कंडक्टर थ्रू इट करंट पता है आपको। यहां पर दे रखा है कि करंट जो हमारे पास है ना वो 0.2 एम्पियर है। ठीक है, और हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो भी है वो है 0.8 वोल्ट और हमें रेजिस्टेंस पता करना R इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो लगा दीजिए ओम्स लॉ यहाँ पे। V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे IR। आपको V तो ऑलरेडी पता है 0.8 वोल्ट, करंट कितना पता है आपको 0.2 एम्पियर। ठीक है, अब निकालना है आपको रेजिस्टेंस, तो ये तो निकल जाएगा आराम से। तो लिखिएगा 0.8 वोल्ट अब बाय 0.2 एम्पियर। पॉइंट को हटा दीजिए, 2 4 जा 8 हो जाएगा। ये बन गया आपके पास कितना 4 वोल्ट पर एम्पियर। यही ना बना 4 वोल्ट पर एम्पियर इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पे R। तो यहां पर आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 4 वोल्ट पर एम्पियर क्या कहलाता ओम कहलाता। ओम वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहते हैं ओम कहते हैं। इसी को ओम से हम रिप्रेजेंट करते हैं जो कि रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है। ठीक है, आप ये भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है उसको ओम लिखा जाता है, तो आप ओम ही लिखेंगे। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया। यहां से आप इस फॉर्मूला को और भी फॉर्मुलेट कर सकते थे। R इज इक्वल टू V बाय I। एक ही बार में निकाल लीजिए, वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहां ये पता हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब जो है बच्चे मैं आपको एक क्वेश्चन और सोल्व करवाता हूं। ठीक है, इसी रेजिस्टेंस से रिलेटेड R निकालने के लिए, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। लेकिन इसी फॉर्मूला से यहाँ पर हम रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बनाए हैं जहां पर दिख रहा है कि R इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। अगर हमको R निकालना हो, वोल्टेज पता हो, करंट पता हो, तो हम रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास हमें R पता करना हो और R पता करने के लिए हमारे पास वोल्टेज भी नहीं मालूम हो, हमें ये भी करंट भी नहीं मालूम हो, हमें कुछ और भी चीजें मालूम हो, जैसे हमको मालूम हो रेजिस्टिविटी, क्या मालूम हो रेजिस्टिविटी, और किसी कंडक्टर का लेंथ पता हो और उसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता हो, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस निकालने के लिए 2 फॉर्मूले आते हैं इस चैप्टर के अंदर, एक तो ये और एक तो ये आता है। तो इसका यूज हम कब करेंगे जब हमें वोल्टेज पता हो और करंट पता हो, और इसका यूज कब करेंगे जब हमें रेजिस्टिविटी पता हो, मटेरियल और लेंथ पता हो किसी कंडक्टर का कि कितना बड़ा है वो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता हो वो कितना मोटा और पतला हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको डायरेक्ट भी दे करके रख सकता है, या तो किसी वायर का डायमीटर आपको दे करके रखेगा, तो डायमीटर दे करके रखेगा आपको तो उसका रेडियस पता कर लेंगे। और कोई भी जो वायर होता है बच्चे, देखो कोई भी जो वायर होता है एक सिलिंड्रिकल वायर होता है इस तरह से, है ना। तो
तो उस वायर का जो टॉप व्यू होता है, ये जो आपको दिख रहा है, माउथ जो दिख रहा है वायर का, वो एक सर्कुलर होता है। तो इसी वायर का आपको अगर डायमीटर दे करके रखा हो, तो डायमीटर अगर आपको दे के रखा होगा तो रेडियस निकाल लीजिएगा d/2 से। जब आपको रेडियस निकल गया तो आपको a निकल जाएगा यहाँ से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका निकालने के लिए सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। r निकाल करके इस फॉर्मूला से आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इस फॉर्मूला के अंदर जो जो चीजें हैं उसको पुट करेंगे तो हमको रेजिस्टेंस पता हो जाएगा। लेंथ तो आपको मीटर में ही दिया रहेगा या सेंटीमीटर में रहेगा तो चेंज कर लीजिएगा उसको, ठीक है। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए मैंने यहाँ बताया क्या दिया रहेगा तो कैसे आपको क्या फाइंड करना है। तो अब इस फॉर्मूला से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं बहुत ही सिंपल वे में। तो चलिए बच्चे, अब हम जो है एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि यहां पर हम एक कॉपर का वायर लेते हैं, ठीक है। इस फार्मूला का यूज करना है आपको, किस फार्मूला का यूज करना है वो बताता हूं आपको। अब रेजिस्टेंस निकालना है इस फार्मूला से, रो वाला से, रेजिस्टिविटी वाला से। तो क्या होता है, रो L/A। इस फार्मूला से क्या करना है ना, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा सो मैं आपको यहां बता रहा हूं। आपको कोई एक कंडक्टर दे करके रखेगा इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए ना कि ये कंडक्टर जो है ना वो कॉपर का है, ये कॉपर का वायर है, ठीक है। और इस कॉपर का वायर का जो है आपको दे करके रखा है, क्या आपको निकालना है, आपको दे करके रखा है रेजिस्टिविटी। ये बोल रहा है कि ये जो कॉपर का वायर है इसका रेजिस्टिविटी है हमारे पास 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। इस कॉपर वायर का रेजिस्टिविटी इतना आपको दे करके रखा है और बोल रहा है कि भाई इस वायर का जो लेंथ है, इस वायर का जो क्या है लेंथ है वो है 5 मीटर, ठीक। और दे करके रखा है कि भाई इस वायर का जो ये डायमीटर है, ये डायमीटर बता रहा है इस वायर का 7 मीटर है। मान लेते हैं हम, बहुत बड़ा डायमीटर है, बहुत मोटा वायर हो गया ये। मान लेते हैं कि इसका जो डायमीटर है, या मान लेते हैं रेडियस, हम मान लेते हैं इसको यहां से लेकर के यहां तक रेडियस मान लेते हैं हम 7 मीटर है। ये सेंटीमीटर में भी हो सकता है, फिर आपको उसे चेंज करना होगा मीटर में। अगर SI यूनिट में रेजिस्टेंस निकालना है तो, अगर रेजिस्टेंस निकालना है आपको SI यूनिट में तो बाकी सारे डायमेंशन उसका SI यूनिट में ही लेना होता है, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। हमारे पास एक कंडक्टर है इस तरह से कॉपर का, जिसका रेजिस्टिविटी हमको दे करके रखा है, लेंथ भी उसका दे करके रखा है, बाकी इस वायर का जो रेडियस है ना वो भी हमें दे करके रखा है। अब हमें यहां पता करना है कि भाई इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये तो ऑलरेडी है, ये भी है, ये नहीं पता है, तो आपको यहां निकालना पड़ेगा। यहां पर लिख लीजिए, पहले दिया गया क्या है आपके पास, गिवेन क्या है। गिवेन है आपके पास रो, ये कितना है वो दिया हुआ 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये आपको दिया गया है। बाकी लेंथ भी आपको दिया गया है, कितना है 5 मीटर। बाकी आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं पता है, तो पता करना होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही पता करके इसको लिख लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, पाई r स्क्वायर, यही निकाल लेते हैं। पाई का वैल्यू रखिए 22/7 और r का वैल्यू कितना है 7 है, तो यहां पर लिख सकते हैं ना इसको हम 7 इंटू 7 r स्क्वायर। तो ये तो गया हमारे पास से, कितना आ गया हमारे पास 7 2 14 के 4 बैलेंस 1, 7 2 14 1 15, 154 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब तो निकाल लेते हैं इसको, अब यहां पे निकाल लेते हैं। अब यहां इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जो फॉर्मूला हमारे पास है उसी से सॉल्व करेंगे।
R इज इक्वल टू रो L। तो रो हमारे पास तो दिया हुआ ये 1.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, ये हो गया रो। उसके बाद हमारे पास है लेंथ। लेंथ तो ऑलरेडी आई हैव बीन गिवन 5 मीटर, ये हो गया 5 मीटर। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आई हैव बीन ऑल्सो गिवन, आई हैव also calculated this area of cross section here 100, that is 154 meter square, right here 154. Okay, now calculate this, this is a large calculation. Okay students, so इस पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे लाते हैं 100, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 6 5 36, 31 के 1 3, 5 1 5 3 8 हुआ। उसके बाद हमारे पास बच गया यहाँ पर ऊपर में 10 टू दी पावर माइनस 18। अब इसको लेके ऊपर चले जाते हैं, ठीक है बच्चे। अब इस 10 टू दी पावर जो 2 है यहाँ पे, 100 का मतलब 10 टू दी पावर 2, इसको यहां से ऊपर ले जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास नीचे में बच गया 154। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये 810 हुआ इंटू बेस सेम है, पावर तो जुट जाएगा, हो जाएगा 10 टू दी पावर 18 2 माइनस 20, ठीक है। नीचे में बच गया 154। तो ऐसा करते हैं बच्चे, इस 152 से काट दो, 810 का आधा कितना होगा, 405, हाफ होगा, ये होगा ना 405। इसका कितना होगा, 2 7 14 77, 7 दिन 14 4 में, ठीक है, ये भी हो गया। अब नहीं कटने वाला लग रहा है, अब इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। कितना हो जाएगा डिवाइड करके, 77 से डिवाइड कर दो 405 को, कितना होगा 77 टू जा 154। अच्छा, कितना से लग सकता है इसमें, 3 से लगा के देख लेते हैं, 4 से, 7 चौके 28 के 8 2, 7 चौके 28 2 30, 308। 5 से 7 5 35 के 5 3, 7 5 35 3 38, 385। अच्छा, 6 से देख लीजिए, 7 6 की 42 की 2 4, 7 6 की 42 4 46, 462 नहीं, यही लगेगा। 7 5 35 के 5 3, 7 5 35 3 38, 8 3, ठीक है, 385। कितना से लग गया, 5 से 385 हुआ। 0 10 में 60 गया, 2 यहाँ कट गया, फिर रखिए पॉइंट, यहाँ पर रख दीजिए 0। कितना से लग जाएगा, 2 से लगभग लग जाएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्स आप लिख लीजिए यहाँ पे 5 पॉइंट, ये हो गया 5.2, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 20 ओम, यही हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये आपका इतना आया, ठीक है बच्चे। तो यहां से हम इस तरह से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। बस यही हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चन हम और भी एक बनाते हैं, उसके बाद इसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है ये। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं इस पर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं और इसी फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चन होगा ये, ठीक है बच्चे, इसी फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चन होगा ये। R इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, रो L बाय A, इसी फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक। चलिए इसी फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चन एक और बनाते हैं, उसके बाद फिर इसको हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है
क्वेश्चन है वी हैव ए कॉपर वायर, वी हैव ए कॉपर वायर, वी हैव ए कॉपर वायर, वी हैव ए कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस, कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस, वी हैव ए कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है, आर है रेजिस्टेंस उसका बस आर है। दिस वायर इज पुल्ड, पुल्ड मतलब खींचना, दिस वायर इज पुल्ड सो दैट its length is doubled, so that its length is doubled. Find the new resistance, find the new resistance, find the new resistance of the wire, of the wire, find the new resistance of the wire in terms of original resistance, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूं। तो देखो बच्चे, मैं पहले आपको समझा दे रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहले आप इसको समझो, सुनो। कहता है वी हैव अ कॉपर वायर, यानी कि हमारे पास एक कॉपर का वायर है, इलेक्ट्रिक वायर, ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आर, हमारे पास मान लो ना कोई भी वायर है इतना बड़ा, उसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, जो भी रेजिस्टेंस है वो हमें आर बता रहा है कि आर ही उसका रेजिस्टेंस है, जो भी वैल्यू है। दिस वायर इज पुल्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड। अब कहता है कि उस वायर को ऐसे खींचा जाता पकड़ के, ठीक है, इतना बड़ा था ना, अब उसको खींच करके डबल कर दिया गया, ऐसे खींच करके उस वायर के लेंथ को डबल कर दिया गया, ठीक। जब डबल कर दिया गया तो फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अब जब डबल कर दिया गया तो अब उसका रेजिस्टेंस जो पहले था वो अब नहीं रहेगा, अब तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो न्यू रेजिस्टेंस जो होगा उस वायर का खींचने के बाद, उस रेजिस्टेंस को बताइए कि वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस, यानी कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस जितना है और न्यू रेजिस्टेंस जो हमें निकल के आया है, न्यू रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस से कितना गुना कम है या फिर कितना गुना ज्यादा है, ये आपको यहां बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी वायर को खींच करके अगर आप उसके लेंथ को डबल कर देते हैं, तो लेंथ अगर डबल हो गया पहले से तो रेजिस्टेंस तो भाई डबल होगा। आपको बताया गया था ना कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो आपके पास ये छोटा सा कंडक्टर था, आपने इसको खींच करके बड़ा कर दिया, 2 टाइम्स बड़ा कर दिया, तो 2 टाइम्स बड़ा हो गया ये वायर का लेंथ, तो भाई रेजिस्टेंस भी इसका 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। बाकी वायर जब छोटा था तो मोटा था, जब वायर ये छोटा था तो मोटा था, जब बड़ा हो गया तो पतला हो गया। जब वायर पतला हो जाता है, मोटा से जब पतला होता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो 2 टाइम्स बढ़ा इसको खींचने में, पतला करने में, और 2 टाइम्स फिर बढ़ गया इसको, 2 टाइम्स इसका रेजिस्टेंस बढ़ा इसको खींच के लंबा करने में, और 2 टाइम्स बढ़ा इसको खींच करके मोटा से पतला करने में। तो टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस इसका जो कितना टाइम्स बढ़ गया पहले से, आप लॉजिकली इसको सोचो, 4 टाइम्स बढ़ गया। सॉल्यूशन से पहले आंसर है इसके पास, आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप आंसर दे सकते हो, कॉन्सेप्ट को समझ करके। क्या कॉन्सेप्ट था? लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, लेंथ डबल रेजिस्टेंस डबल। छोटा सा वायर था L लेंथ का, उसको खींच करके हमने 2L कर दिया, तो लेंथ 2L हुआ तो रेजिस्टेंस भी 2L हो गया।
2R हो गया, डबल हो गया रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो पहले से रेजिस्टेंस बढ़ गया 2 टाइम्स। अब जब इसको आप खींच करके मोटा वायर को जब खींचेंगे तो बड़ा तो होगा ही, लेंथ तो बढ़ेगा, लेकिन लेंथ बढ़ने के साथ साथ वो पतला भी हो जाएगा। जब डबल करेंगे ना लेंथ को, तो वो जो जितना मोटा पहले था उसका आधा मोटा हो जाएगा, मतलब उसका जो थिकनेस है वो पहले से हाफ हो जाएगा। थिकनेस हाफ हो गया, इसका मतलब मोटाई घट गया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो 2 टाइम्स बढ़ा पहले छोटा से बड़ा करने में, लंबा करने में, और 2 टाइम्स बढ़ा उसको मोटा से पतला करने में, तो टोटल कितना बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। ये लॉजिक है, कॉन्सेप्ट लॉजिक है, ये ऐसे ही आंसर है आपके पास, लेकिन इसको आपको तो बना के दिखाना है। तो चलिए इसको बना करके दिखाते हैं। अब कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम इस क्लास को ड्रॉप कर देंगे। तो बच्चे देखो क्या होता है। सबसे पहले हम एक पिक्चर बना लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे क्या है यहाँ पे एक इस तरह का कोई कंडक्टर है, कॉपर का वायर है ये, ठीक है। क्वेश्चन में भी कह रहा है कि भाई ये कॉपर का वायर है, और कहा जा रहा है कि भाई ये जो कॉपर का वायर है इसका जो रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, अभी जो रेजिस्टेंस है, इनिशियल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो अभी इसका है, न्यू रेजिस्टेंस नहीं, ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो इसका ये है, ये बता रहा हमको कितना है, R है, यही R है ओरिजिनल रेजिस्टेंस। यहां पे लिख लीजिए ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ये जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है ये हमारे पास R है इसका। और कहता है कि इस वायर का जो लेंथ है, जो ओरिजिनल लेंथ है, अभी जो लेंथ है इसका जो ओरिजिनल लेंथ है, इनिशियल लेंथ, स्टार्टिंग में खींचने से पहले वाला लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ये भी हमारे पास L है, ठीक है, L है। और क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कुछ होगा, ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा इसका। तो ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं इसका A है, ठीक है, इस वायर का। और इस कंडीशन में इसका जो रेजिस्टिविटी होगा वो भी कुछ होगा, ठीक है। और इसका रेजिस्टिविटी क्या है, इसका रेजिस्टिविटी हमारे पास ये दे करके रखा है, ये इस तरह से, जैसे रेजिस्टेंस दे करके रखा था R, वैसे रेजिस्टिविटी दे करके रो रखा है। तो अभी जो ये वायर हमारे पास है, इसको खींचने से पहले इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इन सभी टर्म में जो दिया गया है। तो यहां पर जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस आपका इसका निकलेगा, क्या निकलेगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो इसका निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहां पे जो आप निकालिएगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस से कहने का मतलब बिना वायर को खींचे हुए, वायर की लेंथ को डबल किए हुए जो रेजिस्टेंस उसका था वही उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। जब खींच देंगे तब वो उसका न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले ओरिजिनल देख लेते हैं ना कि क्या है, उसके बाद खींचेंगे उसको, फिर देखेंगे कि लेंथ पे क्या असर पड़ा, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या असर पड़ा, रेजिस्टिविटी पे तो कोई असर पड़ता नहीं है, वो तो फिक्स रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर निकालेंगे उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए बच्चे, तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो आपका यहां पर निकलेगा वो निकलेगा आपके पास कितना, R इज इक्वल टू, ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो आपके पास निकलेगा वो निकलेगा R इज इक्वल टू रो R इज इक्वल टू निकलेगा रो L बाय A, ठीक, ये निकलेगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ये हो गया। ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो हमको निकलेगा वो निकलेगा रो L बाय A, ये है आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ओरिजिनल रेजिस्टेंस को हमने क्या माना था, R, यही तो माना था ना, यही है ओरिजिनल रेजिस्टेंस। और ओरिजिनल लेंथ को क्या माना था, L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टिविटी दिस, ये सारे ओरिजिनल, मतलब इनिशियल कंडीशन में ये सारी चीजें हैं हमारे पास, इनिशियल कंडीशन है ये वायर का। अब क्या करेंगे बच्चे इस वायर को, अब इस वायर को क्या करते हैं ना, खींच के इसको डबल कर देता है,
इसके लेंथ को इस तरह से डबल कर देते हैं, ये हो गया डबल, इस तरह से ये डबल हो गया। जब इस वायर को आप खींच करके डबल कर देंगे तो इसका लेंथ जो पहले था L, कितना था लेंथ इसका, यहां से लेके यहां तक क्या लिए थे ओरिजिनल लेंथ L, अब ये इसका लेंथ हो जाएगा 2L। अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2L। अच्छा लेंथ तो 2L हो जाएगा इसका, चलिए ठीक है, यानी ये हो गया हमारा न्यू लेंथ, ऐसे लिखिए, ये हो गया हमारा न्यू लेंथ L डैश, ठीक है, L डैश हो गया न्यू लेंथ 2L हुआ। अच्छा वायर को जब खींचे तो लेंथ डबल हुआ, तो क्या इसकी मोटाई पर भी कोई असर पड़ा, थिकनेस पर? बिल्कुल पड़ता है, ये पतला हो जाता है, बिल्कुल पड़ता है, ये पतला हो जाता है। तो अब इसका न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम मान लेते हैं A डैश, ठीक, ये हो गया न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमें पता करना है कि भाई कितना होगा। ऐसे मैं आपको एक लॉजिक से बता देता हूं, अगर आप किसी वायर के लेंथ को अगर खींच करके डबल कर देंगे ना तो उसका जो थिकनेस होता है वो आधा हो जाता है। पहले था A, तो अब हो जाएगा ये A/2, लेकिन हम इसको पता करेंगे, यहाँ पे एक अलग लॉजिक से पता करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि भाई कैसे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ लेके चलेंगे, कैसे हमें A इज इक्वल टू जो है न्यू रेजिस्टेंस का जो ये न्यू कंडक्टर, ये जो कंडक्टर के लेंथ को अगर हमने यहाँ पर बढ़ाया तो न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आएगा उसका वैल्यू हमको पुराने ओरिजिनल का आधा आना चाहिए, हाफ आना चाहिए। तो कैसे आएगा वो लॉजिक से मैं बताता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे लेंथ हो गया हमारे पास 2L। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो भाई ये भी चेंज होगा, लेंथ भी चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है, क्या इसका रेजिस्टिविटी भी चेंज हो रहा है? नहीं, वो तो भाई वही रहेगा, वो तो वही रहेंगे जो पहले था। ओरिजिनल रेजिस्टिविटी आपका क्या था, यहाँ पे रेजिस्टिविटी यही था आपका रो, तो रेजिस्टिविटी यहाँ पर भी रो ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होता है। तो चलिए अब क्या होता है इसको अब सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे क्या होता है, अगर हम इसका रेजिस्टेंस को यहाँ पर फाइंड करें, एक न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करें, ये तो हो गया ओरिजिनल। अब वायर का कंडीशन तो हमने चेंज कर दिया उसको खींच करके, तो अब उसका रेजिस्टेंस तो यहाँ चेंज होगा, ये न्यू रेजिस्टेंस हो गया इस वायर का। अगर हम यहाँ पर न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करें तो यहाँ पर तो रो वही रहेगा, लेकिन L जो है वो L यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना, 2L हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो रो इंटू 2L तो यहाँ पर हम लिख दिए, चलिए ठीक है। अब बात आती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। तो भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना पहले था आपका उसका यहाँ आधा हो जाएगा। लेकिन कैसे, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो बच्चे होता क्या है, होता क्या है, अगर आप कोई वायर लेते हो, इनिशियल कंडीशन में अगर वायर है, सपोज मान लीजिए ये वायर यहाँ पे था हमारे पास, ये इनिशियल कंडीशन में ये वायर था। इनिशियल कंडीशन से कहने का मतलब है कि इसको हम खींचे ऊंचे नहीं थे, इसे जो था वही था, यहाँ पर खींच करके बड़ा किए हैं। जब खींचने से पहले जो वायर था हमारे पास वो उसका इनिशियल कंडीशन है। जब इस कंडीशन में ये वायर था तो आखिर इस वायर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, इस वायर का वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, यही होता है एरिया इंटू लेंथ। तो इसका एरिया जो था वो A था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ था L, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब क्या, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये मार्कर है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम स्पेस में कहीं पर भी रखें तो ये मार्कर यानी ये ऑब्जेक्ट उस स्पेस में जितना भी जगह लेता है वही जगह इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहलाता है। और वॉल्यूम निकालते कैसे हैं, कितना स्पेस ये मार्कर ले रहा है किसी स्पेस में, कितना स्पेस ये मार्कर ले रहा है किसी स्पेस में, कैसे उस स्पेस का अमाउंट पता करेंगे। तो सबसे पहले ये मार्कर कितना लंबा है ये पता होना चाहिए, और ये मार्कर कितना मोटा है, इसके मोटाई को और लंबाई को यानी थिकनेस को और लेंथ को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये पता हो जाता है कि ये ऑब्जेक्ट किसी स्पेस में कितना स्पेस ले रहा है, और जितना भी स्पेस ले रहा है वही इसका वॉल्यूम है। तो देखो ये वॉल्यूम है, इस वायर का वॉल्यूम अभी ये है। जब आप इसी वायर को, यानी मान लो कि ये मार्कर ही ये वायर है मेरे हाथ में, इस मार्कर को अगर हम खींच करके डबल कर देंगे तो इसका लेंथ तो बढ़ जाता है लेकिन थिकनेस घट जाता है। जितना लेंथ बढ़ा उतना थिकनेस घटा।
तो उस कंडीशन में जो मार्कर के लेंथ को आप बढ़ा दिए हैं, तो बढ़ने के बाद जो इसका लेंथ बढ़ा और थिकनेस घटा, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। यानी कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। लंबाई मोटाई घट बढ़ जाता है, लेकिन स्पेस में जितना जगह ये ले रहा था उतना ही जगह ये भी लेगा। ठीक है बच्चे, समझ रहे हैं बात को? यही कंडीशन है, यानी कि वॉल्यूम सेम रहता है, यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम और ये न्यू वॉल्यूम जो होगा दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब इसी लॉजिक का हम यूज करेंगे किस चीज को फाइंड करने के लिए? इस वायर का, ये जो न्यू वायर है यहाँ पर, ये आप खींच करके लंबा किए हैं ये वायर, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पता करने के लिए हम इस वायर के वॉल्यूम को और इस वायर के वॉल्यूम को इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। एक प्रैक्टिकली आपको बताता हूं मैं, प्रैक्टिकली देखो, ये हमारे हाथों में 2 डब्बे हैं, हमारे हाथों में ये 2 डब्बे हैं, इस तरह से हमने इसको रखा। ठीक है, अब मैं बोलूं आपको कि भाई इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर ऐसा है ना कि इसका वॉल्यूम होगा, ये ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल के शेप में दिख रहा है ना आपको, ये इसका मुंह, इस रेक्टेंगल का एरिया को निकाल लीजिए और ये कितना लेंथ है, ये लंबा है, उसको निकाल लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा कि भाई इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये कितना स्पेस लेगा कहीं पे। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। अगर हम इसको कुछ इस तरह से रख दें, तो पहले ये जितना स्पेस ले रहा था अब भी ये इतना ही स्पेस लेगा। हुआ क्या? लेंथ घट गया, जितना लेंथ इसका कमा उतना इसका मोटाई बढ़ गया, तो स्पेस तो उतना ही लेगा। जितना स्पेस ये ले रहा है इस कंडीशन में, दोनों डब्बा मिल करके, उतना ही स्पेस अभी भी ले रहा है। तो वही चीज यहां पर हुआ था, पहले वायर था इस तरह से छोटा, इसको खींच करके हमने बड़ा कर दिया, तो जितना स्पेस पहले था ले रहा होगा उतना स्पेस अभी भी लेगा ये, तो वॉल्यूम तो सेम है। सिंपल लॉजिक है, तो इस लॉजिक से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो वॉल्यूम वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? इसलिए लगा रहे हैं कि हमें यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता करना है, ये न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता करना है, ये वाला न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता करना है, जो वायर के लेंथ को बढ़ाने पर हमें मिल रहा है। तो चलिए यहां पर अब हम इसको लिख लेते हैं। इस वायर का जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा AL, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसको तो हम माने थे A से A डैश, और इसका लेंथ कितना हो गया था? 2L, ये ना हो गया था यहाँ पे, इसका लेंथ कितना हो गया था? 2L, यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पे 2L। ठीक है, अब अगर आपको ये पता करना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्या होगा बच्चे? यहाँ पे AL अब 2L इक्वल टू A, यही तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। L तो गया, हमारे पास क्या बच गया? A/2 इक्वल टू A डैश। अब देखो ये जो है ना, यही है आपका न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही है आपका न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जिसका वैल्यू आपको यहाँ कितना मिल रहा है? यहाँ पे A/2। मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी वायर के लेंथ को अगर आप डबल कर दो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाता है। यहाँ A था तो यहाँ A/2 हो गया, इस वायर का A था, इसका A/2 हो गया, इसका यानी कि इसके मोटाई का ये आधा हो गया, इसका मोटाई थिकनेस ये हो गया। तो अब तो आप क्या कर सकते हैं? इसके रेजिस्टेंस को पता कर ही सकते हैं कि भाई इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या यहाँ मिल रहा है। ये न्यू रेजिस्टेंस आपको क्या मिल रहा है? ये था आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस, आइए यहाँ पे R डैश ले लेते हैं न्यू रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? रॉ इंटू 2L। अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड कितना से करना है? इसको कितना से? A/2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे सिंपल तरीका है। बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं, नीचे में लिख करके बाद में उसको लिखने नहीं आता है, तो उल्टा पुल्टा करके आंसर गलत निकाल देते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया यहाँ पर, तो आप डिवाइड करके डायरेक्ट इसको ऐसे लिखो, ठीक है, गलती नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगा। अभी हो गया रॉ 2L, यहाँ पर है डिवाइड, जहां डिवाइड होगा मल्टीप्लाई कर दो, और 2 को लेके चले जाओ ऊपर, ठीक है, और A को लेकर के आ जाओ नीचे। इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो अब यहां बन जाएगा, बन रहा आपके पास रॉ 2 जा 4L अब बाय A। ये हो गया न्यू रेजिस्टेंस आपका, इस कंडीशन में इस वायर का न्यू रेजिस्टेंस। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि भाई ये बताओ
कि ये जो न्यू रेजिस्टेंस है ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस का कितना टाइम्स कम है और कितना टाइम्स ज्यादा है। तो ज्यादा है या कम है पता करने के लिए क्या करेंगे, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे इसके रेजिस्टेंस से, पता चल जाएगा कि कितना टाइम्स ज्यादा है और फिर कितना टाइम्स कम है। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता है। जो आपका न्यू रेजिस्टेंस अभी मिला है ना, क्या मिला है न्यू रेजिस्टेंस भाई, ये तो है, यही है न्यू रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे इसको डिवाइड करना है रो 4L बाय ए, इसको डिवाइड करना है कितना से आपको, चलिए यहां डिवाइड कर देता है। ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो आपको निकला था ये, इससे डिवाइड करना, यानी कि आपको इसको डिवाइड करना है रो L बाय ए से डिवाइड करना है। तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से कर सकते हैं, यहां पर लिख लीजिए, लिखिए यहां पे रो 4L बाय ए इंटू जो नीचे में होता है ना वो सबसे ऊपर ले जाइए उसको, ये जो बीच में होता है इसको नीचे लेके आ जाइए। ये जो है पहले ये टर्म को आप लिख लीजिए जैसे हमने लिखा है, जो नीचे में है उसको ऊपर लेके चले जाइए, जो बीच में है नीचे लेके आ जाइए इसको, ये हो जाएगा रो L, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये एक कट गया आपका, ये रो भी चला गया, L भी चला गया, तो आपके पास आंसर क्या आया बच्चे ये बताओ हमको, 4 आया। ये 4 क्या बता रहा है, ये 4 बता रहा है कि जब आपने इस वायर के लेंथ को खींच करके डबल कर दिया तो ओवरऑल जो इस वायर का रेजिस्टेंस हो गया वो पहले वाले वायर के रेजिस्टेंस से 4 गुना ज्यादा हो गया, 4 टाइम्स बढ़ गया, वो यही बता रहा है यहां पर, ठीक है। ये 4 यही चीज यहां पर बता रहा है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि कैसे बनता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब आप यहां पे इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं द न्यू रेजिस्टेंस of copper wire is 4 times the original resistance, ठीक है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहां पर आपको 4 यही बता रहा है कि न्यू रेजिस्टेंस जो है कॉपर वायर का जो आपने निकाला था वो 4 टाइम्स है किसका, ओरिजिनल रेजिस्टेंस का। फाइनल आंसर आपका यही है। ओके बच्चे, समझ रहे हैं। जो न्यू रेजिस्टेंस है आपका, जो न्यू रेजिस्टेंस आपने लिया था ये न्यू रेजिस्टेंस कितना है, जो आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस था ये इसका 4 टाइम्स है, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ। ये जो आपका है ये न्यू रेजिस्टेंस है। ये न्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है आपको यहाँ पर जो निकाले थे आप, R का जो वैल्यू निकाले थे वो 4 आया था आपके पास, ठीक है ना। तो ये जो न्यू रेजिस्टेंस है कितना आया था, ये 4 आया था। ये 4 टाइम्स किसका है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस का। ये जो न्यू रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर है। तो बच्चे जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट्स आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, और उस थ्योरेटिकल पार्ट्स के अंदर जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं लगभग मैंने आपको करवा दिया है। अब आप इसको खुद से घर पर प्रैक्टिस करें ताकि आप और भी परफेक्ट होते जाएं फिजिक्स में, और इस फॉर्मूला से बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आए तो उसे आप बना सकें। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, मेहनत करना होगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी टाइप करके भेज सकते हैं, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक उसका सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन पहुंचाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।